हो, लेकिन नाटक कैसे होगा? ब्राह्मणों का एक भी पैर नहीं छुआ काशी विश्वनाथ मंदिर में। कोई एक फोटो दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ब्राह्मणों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। नहीं, कि वो जा करके जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों? वहाँ कोई ब्राह्मण पुष्प वर्षा करने लायक नहीं था, वहाँ कोई ब्राह्मण चरण लेने लायक नहीं था। लेकिन इस प्रकार की इनको ये जानते हैं कि किसमें मीडिया किसमें हाइप देगी, तो मीडिया किसमें हाइप देगी? पुष्प वर्षा करो। किसके ऊपर करो? तो जिन्होंने निर्माण किया है उनके ऊपर करो। और वह ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार किया उसका पैर आप नहीं छू सकते हैं। अब दुर्भाग्य तो ये देखिए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत कहे जाते हैं कि महंत हैं, और जब वो मंत्र का उच्चारण, जब रुद्राष्टकम वो पढ़ रहे थे तो देखिए 2 जगह 3 जगह फंस गए, देख कर पढ़ रहे थे। उससे बढ़िया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र का उच्चारण किया। आप देखिए कि उन्होंने खाद का रेट बढ़ा दिया, आप देखिए कि उन्होंने जो समर्थन मूल्य था उसके लिए आपको जा करके लड़ना पड़ा, और आपके कितने किसान वहाँ पर मारे गए इनकी बस हठ धर्मिता के कारण। वही किसान आतंकवादी था, वही किसान खालिस्तानी था, आपने उसी की बात मान ली। क्यों मान ली भाई? जब वो आतंकवादी था, खालिस्तानी था, तो उसका सामना करते, क्यों उसकी बात मान ली? अखिलेश यादव वही है ना जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये अखिलेश यादव वही है ना जो बार बालाओं का नृत्य सरकारी खर्चे पे कराते हैं। तो कहावत है, सुपुआ बोले तो बोले चलनियों जिक्रे 72 छेद। पिता गोली चलवा के कार सेवकों की हत्या करा रहा है और बेटा बार बालाओं का डांस करा रहा है। वो काशी के बारे में क्या जानेगा? आपने अपने बिरादरी के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। सावन के महीने में यादव बंधुओं का जलाभिषेक का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। सावन महीने में बाबा को जलाभिषेक किया जाता है, विशेष व्यवस्था की जाती है, यादव बंधु जाते हैं। तो आपने अपने बिरादरी के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया अखिलेश यादव जी। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। अपराधियों को संरक्षण देने वाले, माफियाओं को संरक्षण देने वाले काशी के बारे में क्या जानेंगे? आप तो अभी तक सफाई का नृत्य जाने हैं, अपराधीकरण जाने हैं, माफियाओं का संरक्षण जाने हैं। तो आप क्या जानेंगे काशी क्या है और काशी का मर्म क्या है, काशी का मूल क्या है? जो काशीवासी है उससे पूछिए। तो कानून का जो शासन की परिकल्पना, हम जिस राम राज्य की परिकल्पना कर सकते थे, वो इस योगी सरकार में राम राज्य की परिकल्पना सार्थक हो रही है। अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा है कि इनका काशी धाम ये एक अपडेटेड वर्जन है, ये कोई मोबाइल का व्हाट्सएप का ऐप नहीं है या फेसबुक का ऐप नहीं है कि आप अपडेट करते जाएंगे। बनारस जिस अंदाज में जीता था उसी अंदाज में जिएगा। और ये जो आयातित लोग हैं, ये 5 साल 10 साल लोकसभा का चुनाव है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल रहेंगे। हम काशीवासी यहीं हैं, यहीं रहेंगे। ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का उद्घाटन क्या किया कि राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। सभी पार्टियों के प्रमुख जो हैं वो कुछ न कुछ बयानबाजी से खुद को लाइमलाइट में रखना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं भाजपा पर और खास करके मोदी और योगी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधिवक्ताओं की तो उनकी क्या राय है ये जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बनारस में जो विकास हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ विवेक शंकर तिवारी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। आप बताइए कि जो अभी बनारस का विकास हुआ है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष हावी हो रहा है, इस बात को कह रहा है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, और जो काम हो रहे हैं उसको अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो मैंने पहले स्टार्ट किया था, वो उनका प्रोजेक्ट है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, जिस कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, भव्य कॉरिडोर का, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का कल लोकार्पण हुआ है। समूचे विश्व ने इस लोकार्पण को देखा है। महात्मा गांधी 1916 में काशी आए थे तो उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में जो तंग गलियां थी और अव्यवस्था थी उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी। लेकिन यही विपक्ष के लोग जो गांधी जी के नाम पर सत्ता की मलाई खाए हैं, उन्होंने सुधि नहीं ली। सुधि किसने ली? नरेंद्र मोदी जी ने ली। हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार ने लिया और उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम का एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया, और जो आप सबके सामने है। तो जो अखिलेश यादव जी अभी कह रहे हैं कि उनका कल 2 बयान आया। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, कल उन्होंने उद्घाटन किया, कल ही 2 बयान आया। दूसरा बयान काफ़ी मार्मिक था, बनारस वाले इसको काफ़ी रोष है उनके अंदर। उनका कहना था कि अंत समय में लोग बनारस आते हैं, ये सीधे सीधे मोदी जी पर ही था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि राजनीतिक भूचाल आने वाला ही है, क्योंकि अभी आज प्रधानमंत्री का दूसरा दिन था दौरे का।
तो आज के बाद हमें लगता है कि अब भाजपा वाले भी मुखर हो जाएंगे इसके प्रति। आप किस तरीके से देखिए, अखिलेश यादव वही है ना जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। ये अखिलेश यादव वही है ना जो बार बालाओं का नृत्य सरकारी खर्चे पे कराते हैं। तो कहावत है, सुपुआ बोले तो बोले चलनियों जिक्रे 72 छेद। पिता गोली चलवा के कार सेवकों की हत्या करा रहा है और बेटा बार बालाओं का डांस करा रहा है। वो काशी के बारे में क्या जानेगा? पढ़ा लिखा आदमी कहाँ है वो तो केवल हवाई राजनीति कर रहे हैं। काशी मोक्ष की नगरी है। अंतिम समय में लोग आते हैं, लेकिन अपने जीवन काल के अंतिम समय में आते हैं। उनका जो राजनीतिक निहितार्थ है अखिलेश यादव का, जो कटाक्ष आपने व्यंग काशी पर किया है, इसको काशी के लोगों ने ही नहीं, पूरे देशवासियों ने बड़े गंभीरता से लिया है। काशी के महात्मों को आपने कम करने का काम किया है। आपने अपने बिरादरी के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। सावन के महीने में यादव बंधुओं का जलाभिषेक का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। सावन महीने में बाबा को जलाभिषेक किया जाता है, विशेष व्यवस्था की जाती है, यादव बंधु जाते हैं। तो आपने अपने बिरादरी के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया अखिलेश यादव जी। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। अपराधियों को संरक्षण देने वाले, माफियाओं को संरक्षण देने वाले काशी के बारे में क्या जानेंगे? ये ज्ञान की नगरी है, ये धर्म की नगरी है, ये आध्यात्म की नगरी है, ये चिंतन की नगरी है, ये साधना की नगरी है, ये तप की नगरी है, ये कला की नगरी है, ये साहित्य और दर्शन की नगरी है, संगीत की नगरी है। काशी को आप क्या जाने हैं? आप तो अभी तक सफाई का नृत्य जाने हैं, अपराधीकरण जाने हैं, माफियाओं का संरक्षण जाने हैं। तो आप क्या जानेंगे काशी क्या है और काशी का मर्म क्या है, काशी का मूल क्या है? जो काशीवासी है उससे पूछिए। काशी ने विश्व विख्यात जो है संगीतकारों को दिया है, साहित्यकारों को दिया है, कवियों को दिया है। काशी के बारे में आप क्या जानेंगे? आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहाँ अपराधी ही पैदा होते हैं, वहाँ कोई विद्वान संगीतज्ञ नहीं पैदा होता है। तो काशी की तुलना आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो इसका मतलब जो भाजपा की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे थे लाल टोपी को लेकर के, लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो इससे आप कितना सरोकार रखते हैं? निश्चित रूप से लाल टोपी वाले गुंडे हैं और अपराधीकरण की सरकार रही है 5 साल अखिलेश यादव ने। केवल जमीनों पे कब्जा कराया और माफियाओं को संरक्षित किया है। आज सारे गुंडे, अपराधी माफिया जिला कारागार में और विभिन्न जेलों में कैद हैं। जितने माफिया हैं योगी सरकार ने कमर तोड़ दिया है। बुलडोजर चला के उनका मकान और जितने भी अवैध कब्जे थे सब गिरा के रख दिया है। तो कानून का जो शासन की परिकल्पना, हम जिस राम राज्य की परिकल्पना कर सकते थे, वो इस योगी सरकार में राम राज्य की परिकल्पना सार्थक हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप किसको बतौर सरकार देखना चाहते हैं? क्या भाजपा फिर से रिपीट करेगी या फिर अखिलेश यादव? अब तो इस समय मोदी जी के इस कार्य से हमको लग रहा है कि विपक्षी बहुत दिनों तक जो है न तो केंद्र में आ पाएंगे और न ही जो है उत्तर प्रदेश में आ पाएंगे। काशी को तो काशीमय जो है मोदी जी ने कर दिया है, जिसका संदेश जो है देश नहीं विश्व स्तर पे गया है। इससे हम लोग पूरा संपूर्ण जो है काशीवासी मन मिजाज से जो है मोदी जी के साथ में रहेंगे। पहले जिन्ना का जिन्न निकला, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कहा जा रहा है कि बनारस में लोग अंत समय में आते हैं। ये तो बात सही है कि बनारस अंत समय में लोग चाहते हैं कि काशी में उनका मरण हो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जो है तारक मंत्र देते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या आप अखिलेश यादव के जो बयान है उससे आप सरोकार रखते हैं? पहली बात कि काशी आना होवे भाग्य से और काशी सेवे परम सौभाग्य से, और काशी मरना सोवे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। और हम आपको ये बता दें कि जिस प्रकार से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी आए थे 1916 में, उनका अगर उन लोग प्रेरणा लेते हैं तो गांधी जी क्या कहते थे? सत्य अहिंसा की बात करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों में झूठ झलकता है। और दूसरी बात, अहिंसा की बात अगर करते हैं वो, तो अहिंसा की बातों को वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं सिखाते हैं? वो क्यों ठोको नीति मानते हैं? अगर माननीय महात्मा गांधी बापू को मानते हैं तो क्यों उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठोको नीति को अपनाते हैं और तमाम तरह से ठोक रहे हैं लोगों को? तो ये ठोकने वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और ये जल्द से जल्द वापस जाएगी। इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की बयान की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है आप ये बताइए। अखिलेश यादव जी कहते हैं सदैव कि समाज अगर शिक्षित रहेगा, चाहे आप हों चाहे हम हों,
चाहे हमारा किसी भी परिवार हो, अधिवक्ता परिवार हो, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हो, अगर आने वाले समय में समाज शिक्षित रहा तो आपको अपने किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार लोगों को विकलांग कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप अगर नहीं चेते तो क्या कहते हैं कि 50 साल तक हम राज करेंगे? क्या अरे किसी बाप की हिम्मत है क्या कि भारत में 50 साल की राज करेगा? लोकतंत्र की सरकार है, जनता जिसको चाहेगी वो राज करेगा, उनके कहने से राज नहीं करेगा। और वो कोई गुंडा और अपराधी डरेंगे ये सब कहने से? हम लोग नहीं डरने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है एकदम साफ साफ। कल अखिलेश यादव जी ने 2 बयान दिया, ऐसे मौके पर दिया जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का उद्घाटन कर रहे थे। पहला बयान ये था कि जो कॉरिडोर है वो उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। इससे आप कहाँ तक सही मानते हैं? दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि अंत समय में लोग बनारस आते हैं, तो ऐसे मौके पर इस बयान का क्या मतलब निकलता है? अखिलेश यादव जी के आप पूर्व को बयानों को सुनेंगे, जब इन्होंने काशी धाम का उद्घाटन किया था उस समय भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम कॉरिडोर ये हमारी देन है, लेकिन ये जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसा नहीं था। हम इसको रीइनोवेट, मतलब कि जो जैसे उसको सुंदरीकरण करके, जैसे अच्छा वृक्ष था, काफ़ी साल पुराना था, कई मंदिरें थे, शिवलिंग को उठा के फेंक दिया गया, रातों रात फेंक दिया गया। धर्म और आस्था हमारे अंदर भी है, ये धर्म के ठेकेदार है ये हम नहीं मानते। धर्म और आस्था मेरे लिए भी है, लेकिन हम सीना फाड़ के अगर चिल्लाएंगे और मुस्लिम को मारेंगे तो उससे धर्म नहीं दिखता। आपको हम बता दें, उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, तो उनको प्रूफ के साथ ये बयान देना चाहिए था। बात नहीं है, मैं जान रहा हूं, ये उनकी देन है। ये आप कभी जाएंगे समाजवादी पार्टी के सोशल साइट्स पर तो उस पर एकदम लिखा हुआ है, उन्होंने इसके लिए बाकायदा बैठ के मीटिंग की थी। एकदम वो सत्य कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका कहने 33 महीने लगा इसको बनने में, 33 महीने वो कहाँ थे? क्यों उद्घाटन वाले दिन ही क्यों उन्होंने ये बयान दिया? 33 महीने क्यों नहीं बयान दिया? नहीं, पूर्व के समय में जब काशी धाम का उद्घाटन हुआ था, जब पहली नींव रखाई थी, हम स्वागत करते हैं, इसका बात नहीं है कि हम नहीं स्वागत करते, स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की दीन थी कि जैसे गलियों में मकान रहने वाले उस शहर के लोग, आपको बता दें बनारस के आप गलियों में जब घूमेंगे ना तो आप उनको पैसा दीजिए, पैसे पे आप उनको नहीं खरीद पाएंगे। जो रोज गंगा जी नहाने वाले थे, विश्वनाथ जी दर्शन करने वाले थे, काल भैरव जी दर्शन करने वाले थे, शंखा जी दर्शन करने वाले थे, कचौड़ी गली की कचौड़ी खाने वाले थे, ठंडे में मलइयो खाने वाले थे, शाम को समोसा खाने वाले थे। और रही बात यादव बंधु के जलाभिषेक की, तो गोवर्धन पूजा की बात रहे, चाहे चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के श्रीलाल जी यादव जी हैं, आप उनसे जाके मिलिएगा। जो जिस तरीके से अब उनकी दुर्दशा होगी, अगर उनको आराम नहीं, अब उनको दुर्दशा होगी। जिस तरीके से वो मंदिरों में गलियों में दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, गोवर्धन पूजा और चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के श्रीलाल जी यादव जी ने हजारों की संख्या में यादव बंधु करते थे, तो उससे सरोकार सदैव अखिलेश यादव जी का रहा। उन्होंने कई बार कार्यक्रम में भी आया। अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा है कि इनका काशी धाम ये एक अपडेटेड वर्जन है, ये कोई मोबाइल का व्हाट्सएप का ऐप नहीं है या फेसबुक का ऐप नहीं कि आप अपडेट करते जाएंगे। बनारस जिस अंदाज में जीता था उसी अंदाज में जिएगा। और ये जो आयातित लोग हैं, ये 5 साल 10 साल लोकसभा का चुनाव है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल रहेंगे। हम काशीवासी यहीं हैं, यहीं रहेंगे। ये आज आए हैं, कल चले जाएंगे। तो उनके लिए भी एक यही है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साबरमती ट्रेन से तुम तो गुजरात चले जाओगे। हम तो यही उनको कहना चाहेंगे। 2022 का जो चुनाव था, 2022 का चुनाव अभी जो आने वाला है, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा रिपीट होगी या फिर समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी? क्योंकि पिछली बार जनता ने नकार दिया था। इस बार भी कोई खास मुद्दा अखिलेश यादव के मुंह से सुनने को नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार पर हमलावर हैं, सिर्फ उनके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको वो दिखा रहे हैं। खुद क्या करेंगे ये अभी तक विजन क्लियर नहीं है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या सरकार बना पाएगी सपा? समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से राजभर जी भी आए हैं, छोटे छोटे दलों का झुकाव अपनी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक छोड़ के आए, बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक छोड़ के आए। तो माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनने की ओर सदैव अग्रसर हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और युवाओं का पूर्ण बहुमत है। और रही बात सरकार की, तो सरकार में ऐसे लोगों को अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं रहा। अगर ऐसी बात होती, अगर माफियाओं को संरक्षण देने की बात होती
तो ये बताइए, आपको याद होगा कि अतीक अहमद को मंच से किसने ढकेला था? अगर सरकार बन रही थी तो डीपी यादव को समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कराया? उनको अपने पार्टी से टिकट नहीं दिया। आजमगढ़ से जो रमाकांत उस समय थे उनको क्यों नहीं ज्वाइन कराया? आप इस पर भी बात करिए कि बाहुबलियों को अगर किसी ने नकारा, हम हो सकता है मान सकते हैं। हरिशंकर तिवारी भी तो जा रहे हैं, हरिशंकर तिवारी भी तो जा रहे हैं सपा में। तो भारतीय जनता पार्टी में जो छत्री बाहुबली जो माफिया हो क्या स्वामी करपात्री जी महाराज हैं क्या? मतलब भाजपा का देखा देखी करेंगे, भाजपा अगर बाहुबली को ले रही है तो अब भी बाहुबली आप किसी के ऊपर अपराध तब तक नहीं साबित कर सकते जब तक कोई अपराध साबित न हुआ। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन हम कहते हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 जी में ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए भाई, 2022 में परिवर्तन की लहर है और पूरे उत्तर प्रदेश में जनता बहुत इनसे त्रस्त हो गई है योगी जी से, और तमाम छोटे छोटे दल, ब्राह्मण और बड़े अच्छे अच्छे लोग, अधिवक्ता लोग भी इनसे त्रस्त हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। और अधिवक्ताओं के हित में अखिलेश यादव के पिताजी अखिलेश यादव जी ने भी काम किया था, तो इसलिए सब अधिवक्ता भी और तमाम लोग भी, उत्तर प्रदेश जनता सब इनके पक्ष में जो है गोली आ गई है। अगर अधिवक्ताओं की बात हो रही है तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं की क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं, किन मुद्दों पर अधिवक्ता वोट करते हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, और 2022 में आप लोगों का रुझान किसके तरफ रहेगा? नहीं, देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी सरकार है वर्तमान में या इसके पूर्ववर्ती जो भी सरकार रही है, उसने अधिवक्ताओं के हित में, अगर अधिवक्ता को वोट करना होगा तो वो देखेगा कि कौन सी सरकार अधिवक्ताओं के हित में ज़्यादा झुकी हुई है। तो ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार अधिवक्ताओं के हित में ज़्यादा झुकी हुई है। शुरू से ही जो वर्तमान की सरकार है, इसका काम रहा है वादा खिलाफी करना। अभी आपको कुछ दिन पहले एक मांग अधिवक्ताओं की तरफ से चल रही थी कि जो जूनियर अधिवक्ता आता है उसको 5 साल तक 5,000 रुपये महीना देने का, कि उसको सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वो अपने किताब खरीद सकता है, अपनी ज़रूरत की जो है कागजात वगैरह खरीद सकता है, अध्ययन अध्यापन कर सकता है, अपने चैम्बर को विकसित कर सकता है। ऐसी एक योजना सरकार की तरफ से थी, लेकिन इस सरकार ने इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया अधिवक्ताओं को, और मुझे बड़ा कष्ट है कि उसमें से कुछ अधिवक्ता, चूँकि इनका काम क्या है सारे वर्गों को बांटना, ये क्या करते हैं कि जैसे किसान है तो अमीर किसान, गरीब किसान, ये क्या करते हैं, अधिवक्ता है, अगर अधिवक्ता है तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवक्ता, समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता, बसपा का अधिवक्ता, ये इस प्रकार की पूरी मोनोपोली इन्होंने जो चलाई है उससे हर वर्ग कहीं ना कहीं बटा है। तो इन्होंने जो अधिवक्ताओं को बांटने का काम किया, उससे जो 5,000 रुपये सालाना, सोचिए 5,000 रुपये महीने की बात थी, 12 पंजे 60,000 रुपये एक जूनियर अधिवक्ता को देने की बात थी, लेकिन इन्होंने 5,000 रुपये सालाना दिया। 5,000 रुपये सालाना में क्या होगा? आप अधिवक्ताओं को क्या भिखारी सिद्ध करना चाहते हैं? अधिवक्ता को आपके उस भीख की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सरकार का शुरू से ही हर वर्ग को इन्होंने ठगा है। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे करके, अच्छा उसी में लोग खुश हैं कि किसान को 2-2 हज़ार रुपये मिल जा रहा है, तो किसान कह रहा है कि बड़ा दे दिए, बड़ा दे दिए। अरे बड़ा नहीं दे दिए, आप देखिए कि उन्होंने खाद का रेट बढ़ा दिया, आप देखिए कि उन्होंने जो समर्थन मूल्य था उसके लिए आपको जा करके लड़ना पड़ा, और आपके कितने किसान वहाँ पर मारे गए, इनकी बस हठ धर्मिता कारण। वही किसान आतंकवादी था, वही किसान खालिस्तानी था, आपने उसी की बात मान ली। क्यों मान ली भाई? जब वो आतंकवादी था, खालिस्तानी था, तो उसका सामना करते, क्यों उसकी बात मान ली? तो इनका शुरू से ही ये विषय रहा है कि ये लोगों को लड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम पालते हैं। जैसे मैं अभी एक सोशल मीडिया फोटो वायरल हो रही है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी में जब वो जाते हैं और स्नान करते हैं तो वो लोटा से जल देते हैं। कौन लोटा से जल देता है गंगा जी में? अरे गंगा जी में आप जाते हो, स्नान करते हो, आप हाथ से आचमन देते हो, लेकिन नाटक कैसे होगा? ब्राह्मणों का एक भी पैर नहीं छुआ काशी विश्वनाथ मंदिर में। कोई एक फोटो दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री ने ब्राह्मणों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है? नहीं। लेकिन उनको कैसे हाईलाइट, आप मीडिया वाले भी उसी प्रकार से हाईलाइट करेंगे। कैसे? कि वो जा करके जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्यों? वहाँ कोई ब्राह्मण पुष्प वर्षा करने लायक नहीं था, वहाँ कोई ब्राह्मण चरण लेने लायक नहीं था। लेकिन इस प्रकार की, इनको ये जानते हैं कि किसमें मीडिया किसमें हाइप देगी, तो मीडिया किसमें हाइप देगी? पुष्प वर्षा करो। किसके ऊपर करो? तो जिन्होंने निर्माण किया है उनके ऊपर करो। और वह ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार किया उसका पैर आप नहीं छू सकते हैं। अब दुर्भाग्य तो ये देखिए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत कहे जाते हैं कि महंत हैं, और
जब वो मंत्र का उच्चारण, जब रुद्राष्टकम वो पढ़ रहे थे तो देखिए 2 जगह 3 जगह फंस गए, देख कर पढ़ रहे थे। उससे बढ़िया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र का उच्चारण किया। तो ये सब देख करके ये समझना होगा कि कुल मिलाकर के इनकी स्थिति क्या है। ये लोगों को हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, गरीब किसान अमीर किसान, इस पर लड़ा करके अधिवक्ता है तो 5,000 रुपये की भीख दे दो साल भर की, ये कुल मिला करके लड़ा करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और जहाँ तक 2022 की बात है कि 2022 की क्या स्थिति होगी, 2022 की स्थिति उत्तर प्रदेश में ये होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह जी प्रभारी बने तो वहाँ उन्होंने देखा कि हमारे कार्यकर्ता तो किसी गाँव में घुस नहीं सकते, तो उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी को सलाह दिया कि भाई वापस लो किसान बिल, नहीं तो मारे जाएंगे हम लोग। तो अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत उनके पक्ष में नहीं है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बढ़िया लड़ रही है, ठीक है। अब इसमें यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी, ये राजभर जी जो हैं सुबसपा वाले, ये कोई ऐसा ये कुछ भी बोल देते हैं, तो कुछ भी बोलने से बचना चाहिए और एक परिपक्व राजनीति के तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन करने के लिए हमारे जो नेता हैं, जो भी और विपक्ष है, उस विपक्ष को भी अपनी सकारात्मक दृष्टि जनता को दिखानी होगी कि जनता ये समझे कि नहीं ये आएंगे तो इससे प्रदेश का भला होगा। और ये वास्तविकता है कि वर्तमान की जो सरकार है, इससे बढ़िया काम इसकी पूर्ववर्ती सरकार ने किया और ये उसका उद्घाटन कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, यह भी एक विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम किया बनारस के लिए, बनारस की दृष्टि से अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम किया, लेकिन वो भी उस स्तर का नहीं हो पाया जिस स्तर का एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण बनारस का विकास होना चाहिए, उस स्तर पर नहीं जा पाया है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि कल पहला दिन था, उद्घाटन भी हुआ था, ऐसे समय में अखिलेश यादव का 2 बयान आता है। एक तो कॉरिडोर को वो कहते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट था, दूसरा बयान ये आता है कि अंत समय में लोग बनारस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो इससे क्या ये आपको लगता है कि ये शोभनीय बयान है? नहीं, आप उस बयान को जरा देखिएगा, मैंने उस बयान को देखा, आप भी देखिएगा, और किसी बंधन से बंद करके या किसी चश्मे में फिट करके उस बयान को मत देखिए। उस बयान को उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा जो भी उद्घाटन हुआ यह राजनीतिक रूप से हुआ। वहाँ पर हमारे शंकराचार्य कोई थे क्या? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्माचार्य कौन? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पोप दलाई लामा हमारे शंकराचार्य, हमारे एक भी शंकराचार्य थे क्या? अगर देखा जाए ईमानदारी से, अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात आप करते हो, हिंदुत्व को भी मैं नहीं वो कर रहा हूँ, हिंदू की आप बात करते हो, तो हिंदू के लिए शंकराचार्य का वहाँ होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री उद्घाटन, इतने बड़े आप धर्मावलंबी हो तो शंकराचार्य को कहाँ आपने छोड़ दिया? तो जो हिंदू अगर मन से अगर संध्या करने वाला हिंदू होगा तो वह हिंदू कभी इस पूरे उद्घाटन को किसी भी दृष्टि से स्वीकार इसलिए नहीं करेगा कि हमारे शंकराचार्य विहीन किसी भी मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है तो वो स्वीकार नहीं है। राजनीतिक इवेंट था और उसी राजनीतिक इवेंट के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव का बयान था कि जो अंतिम, मतलब अब आप उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं, इसलिए जिसका अंतिम समय आता है वो काशी जाता है। चलिए, आपका क्या मानना है 2022 में किस तरीके से देखते हैं, किसकी सरकार बन रही है? पूर्ण रूप से योगी बाबा की सरकार बन रही है। जैसे अभी आपने कहा था कि पुष्प वर्षा हुई थी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले जब ताजमहल बना था तो बनवाने वाले मजदूरों का हाथ काट दिया गया था। अगर ये पुष्प वर्षा हो रही है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही बात तो दामिनी कांड आपको याद होगा, उस पर कहा गया था लड़कों से गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी मतलब डिसिप्लिन नहीं, समाजवादी पार्टी मतलब क्या? अनुशासनहीनता, जातिवाद, और ऐसे पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से नकार रही है। इस बार फिर से योगी सरकार बनने वाली है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अधिवक्ताओं में भी अलग अलग सोच है, कौन सी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है, और अपने अपने दावे उन लोगों ने रखे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और कुछ जो है भाजपा के समर्थक हैं।